फ्रांस किस महाद्वीप पे पड़ेगा? यूरोप। फ्रांस की राजधानी कहाँ है? पेरिस। फ्रांस की राजधानी कहाँ पड़ेगी? ये सब याद रखिएगा, बोर्ड परीक्षा में एक नंबर का प्रश्न पूछता है कि फ्रांस किस महाद्वीप में है? यूरोप। और फ्रांस की राजधानी कहाँ है? पेरिस। और सन कौन सा चल रहा था जब क्रांति हुआ था? 1789। कौन सा सन? 1789। उस समय राजा कौन था? लुई 16वां। इसकी रानी का नाम क्या था? एंटोनेट। ना अवतार एक ही है, एंटोनेट। इसकी रानी रहने वाली कहाँ की थी? ऑस्ट्रेलिया। किस देश की? ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि फ्रांस से जस्ट ऊपर मिलेगा ऑस्ट्रेलिया देश। ऑस्ट्रेलिया में ही सबसे पहले जब ये नेपोलियन से पहले के राजा हैं लुई 16वां। लुई 16वां जब इसका शादी होता तभी ये 20 साल का था। राजा जब बना उसके बाद इसके दिमाग में पहले चला किसी पे हम कर देते हैं आक्रमण ताकि पैसा आ जाए। पैसा के चक्कर में किसी पे आक्रमण कर दिया? ऑस्ट्रेलिया पे। कौन से देश पे? ऑस्ट्रेलिया। लेकिन वो राजा बहुत चालाक निकला और कहा भाई काहे मार कर रहे हैं, हमारी एक लड़की है शादी कर दे रहे हैं, ठीक है, रिश्तेदारी में बदल जाएगा, दुश्मनी नहीं। कहा ठीक है भाई। मार करने के बाद शादी हो गया और रानी जैसे इसके घर पे आ गई फिर दिक्कत हो गया, इसको पैसा मिला नहीं। थोड़ा मोड़ा दहेज में मिला लेकिन जितना चाहिए उतना मिला नहीं। फिर हुआ क्या? रानी कल गए, सब डिमांड था, नया दरबार बनवाइए, नया हवेली बनवाइए, महंगा महंगा सामान लाइए, ऊपर से जिससे टैक्स मिल रहा है किसान से उसका बर्ताव ठीक नहीं था। किससे बर्ताव ठीक नहीं था? किसान से, क्योंकि टैक्स किसान दे रहा था, ना पादरी दे रहे थे ना कुलीन दे रहे थे, बस सिर्फ किसान दे रहा था। किसान को ही ऐंठ के बोली थी वो, ये रोटी नहीं तो क्या खा लो के। अब सोचो जो आदमी 3 दिन से बासी रोटी नहीं पाया है उस आदमी से आप ये कह दीजिए कोई बात नहीं बासी नहीं तो पनीर खा लीजिए, कहेगा अच्छा। मान लो कोनो बहन जी घर में गुस्साई बैठी हैं और अपने भैया के ही कारण जो सुबह मार करके गया है और पूरा दिन घर वाले एकदम रिक्वेस्ट कर रहे हैं चलो बहनी खा लो, कोई बात नहीं, गुस्साए से कुछ नहीं हुई, चलो खा लो। और शाम को वही भाई फिर से वापिस आ जाए और कहे खाना खाएं का, हम देखे तो दोपहरवा में लेकर खा रही थी, ये हम ही दिए हैं। जो हाथ में आ गए ना कुकर कराही कुछ उठा के धुआं से दे देगी, एक कहेगी हम खाएं तुम भी लिए जाओ, ठीक है। क्योंकि जब बिना सोचो जो आदमी पूरा दिन खाना नहीं खाए उसको कितना गुस्सा होगा, और फिर वह आदमी सामने आ जाए जिसपे गुस्सा है फिर निपटाएगी अच्छे से। अब होता क्या है कि 89 में 90 तक इसको बंदी बना लिया जाता है, बांध दिया जाता है बंदूक माने लुई 16वां को। और हुआ क्या कि एक आदमी और आया रिबेफ्सर, ठीक है, उसका नाम था रिब्रे स्पियर। अब रिब्रे स्पियर जो थे इसको कहा गया कि अब फ्रांस को आपको चलाना है। कहा ठीक है। फ्रांस को चलाने के लिए ना ये अपने अनुसार चलाना शुरू किया और बनवाया असेंबली। क्या बना दिया? असेंबली। और असेंबली में जो जो नियम लागू किया पूरा इन सब पे लागू कर दिया था। और हुआ क्या, एक आदमी और बुलाया और उसी का नाम था गिलोटीन। नाम क्या था उसका? गिलोटीन। गिलोटीन को बुलाया और कहा कि एक तो मशीन बनाओ बड़ा एक के, कि उसपे फांसी देने की जरूरत ना पड़े, सीधे बकरा नियन काट दिया जाए। कहा ठीक है। गिलोटीन मशीन बनाया। गिलोटीन मशीन देखे हो कि नहीं? कल बताए थे कैसे था, एकदम लंबा वाला, इधर से यहीं पे लेटा के आदमी को बांध के सीधे यहीं से आरा छोड़ देता था नीचे, छक से कट के गटई अलग। और ये आदमी इतना खराब था ना रिब्रेस्पियर, जितना इसका नातेदार था माने कुलीन वर्ग के पादरी वर्ग के सबका रजवा से एक लिस्ट बनवा के रखा और पूरा लिस्ट ला करके एक आदमी को बुलाता था, कल आ जाना तुम, परसों आ जाना तुम, एक एक को बुलाए, उसी से गला काटता चला गया। भाई सबको लगा कि खतरनाक तो यह है रिब्रेस्पियर है, लुई 16वां ठीक आदमी था, कम से कम इतना तो खतरनाक नहीं खून खराबा किया जितना ये कर रहा है, रोजे 2-4 आदमी को बलि चढ़ा दे रहा है। उसको लग रहा था कि जब तक इसको छोड़ेंगे नहीं, जब तक इसके नात बात को निपटा ना दे, क्योंकि फ्रांस में यह सब पैसा ज्यादा खाया है। होता क्या है कि आ जाता है सन 1799। कौन सा सन? 1799। और उसी बीच में एक और आदमी आया और उसका नाम था नेपोलियन बोनापार्ट। नाम क्या था उसका? नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट वहां का तानाशाह बना, कहा अब हम चलाएंगे देश को, फ्रांस को। और जब फ्रांस को चलाना शुरू किया ना, आ गया धीरे धीरे सन 1804। कौन सा सन? 1804। और पहली बार यह आधिकारिक रूप से उस देश का शासक बना। लेकिन उसी बीच ना एक अपना संविधान लाया और उसका नाम था नागरिक संहिता। कौन सा संहिता? नागरिक, जिसमें बताया गया था कि नागरिक के क्या क्या अधिकार हैं, क्या क्या आप कर सकते हैं। लेकिन नेपोलियन भी बहुत खतरनाक आदमी था।
वो ना चाहता तो फ्रांस में आराम से अपना शासन सत्ता करके चला जाता, लेकिन जो नेपोलियन था उसके दिमाग में एक बात आया, कहा कि जो फ्रांस इतना गरीब हुआ है, उस गरीबी में ना सबसे बड़ा सहयोग अड़ोसी पड़ोसी देश का है, क्योंकि इन लोगों ने सुकून से बैठने ही नहीं दिया है फ्रांस को। इसीलिए अब हम सब पे कब्जा करेंगे। क्या कर लेंगे? कब्जा, आक्रमण करेंगे और कब्जा करते रहेंगे। जैसे आप देखिएगा, आपके आसपास जितने लोग होंगे ना, उसमें कहिएगा कि चाचा आप इतने गरीब काहे हो गए? कहेंगे भैया ये बहुत पुरान बात है, ये हमार पटीदार नहीं जे दी नहीं, हम अब लोग बहुत बड़ा आदमी रही। मतलब जितने पटीदार होते हैं ना बहुत खतरनाक होते हैं, अक्सर करके वह मतलब निपटाते रहते हैं, लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं। अब हुआ क्या ना, नेपोलियन के दिमाग में चल रहा था कि जो पड़ोसी देश हैं वह फ्रांस को बढ़ने नहीं दिए हैं, इसीलिए नेपोलियन ने क्या किया, आक्रमण करना शुरू कर दिया। पहले किया ऑस्ट्रिया पे। किस देश पे? ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया वही देश था जहां की लुई सोलावा की रानी थी। जो लुई सोलावा थे उनकी जो रानी थी ऑस्ट्रिया की रहने वाली थी। पहले उस पे आक्रमण किया, कब्जा कर लिया। फिर एक देश था पर्सिया, पर्सिया पे भी कर लिया, हंगरी पे किया। उसके बाद चला गया, पूरा एरिया कब्जा करने के बाद नेपोलियन के दिमाग में आया अब हमको बड़का बड़का देश कब्जा करना है। कौन सा देश? बड़ा बड़ा। अब आप मैप देखोगे, विश्व मैप, इधर आपको मिलेगा ब्रिटेन देश। कौन सा? ब्रिटेन। ये 3-4 देशों का समूह है ब्रिटेन, ठीक है। अब ब्रिटेन से जस्ट आगे आपको मिलेगा फ्रांस देश। कौन सा देश? फ्रांस। फ्रांस से नीचे देखोगे आपको मिलेगा स्पेन देश। स्पेन से आगे है पुर्तगाल। फिर इसके आगे जाओगे, यहाँ पे मिलेगा इटली देश। कौन सा देश? इटली। इसके आगे फिर जाओगे जर्मनी, जर्मनी से और आगे बेलारूस, बेलारूस से आगे रूस, और रूस है बड़का वाला देश, इतना भारी। अब यहाँ पे ना जो रूस का ऊपर वाला एरिया है ये पूरा ठंडा है, और इस एरिया को कहा गया है साइबेरिया। कैसा एरिया? साइबेरिया। जो साइबेरिया, यहाँ की पक्षी अपने भारत में आती हैं जब गर्मी का महीना, इधर ठंडी जब वहां शुरू हो जाएगा तो लोग उड़ करके यहाँ आएंगी। अपने जस्ट जिला के बगल में है महाराजगंज जिला। महाराजगंज जिला में एक तो पक्षी विहार है, उद्यान, वहीं पे आकर के वहां के बतख वगैरह रहते हैं। फिर जब इधर खूब गर्मी होने लगता है उड़ करके वापस चले जाते हैं रूस में। जो ये ठंडी वाला एरिया है, इसी वाले एरिया का नाम क्या है? साइबेरिया। कैसा एरिया? साइबेरिया। और जो साइबेरिया है ना पूरा बर्फ से ढका रहता है साल भर। इसी का ऊपर आधे वाला पार्टवा का नाम है अंटार्कटिका। कैसा नाम है? अंटार्कटिका। जो दक्षिण साइड में उनका नाम अंटार्कटिका, और जो उत्तर साइड में रहेगा उसका नाम है आर्कटिक। कौन सा कटिक? आर्कटिक। अब होता क्या है, इस वाले एरिया में खूब ठंडी था, लेकिन जिस एरिया के लोग होते हैं वहां के जलवायु के बारे में उनको बहुत अच्छे से नॉलेज होता है। जैसे आपके मम्मी पापा को पता है कि कौन से महीने में ठंडी का कपड़ा ले जाना है और कौन से महीने में गर्मी का कपड़ा ले जाना है, क्योंकि अपने एरिया के अकॉर्डिंग सबको पता होता है। नेपोलियन बोनापार्ट क्या करता है, यहाँ पे फ्रांस देश है, यहाँ का रहने वाला था ही, चला गया कब्जा करते करते पूरा इतना जीतते जीतते, और पहुंच गया कहाँ? रूस। इस जगह पे रूस, और रहने वाला कहाँ का है? फ्रांस। बोर्ड में प्रश्न पूछता है कि जो नेपोलियन बोनापार्ट है इसका संबंध किस देश से है? फ्रांस से। किस देश से? बोलना जरूरी है। किस देश से? नहीं बोले रहोगे भूल ही जाओगे, क्योंकि जो ध्यान से सुनते रहते हैं वो एक दिन भूल जाते हैं। दूसरा चीज ये है, ध्यान से सुनोगे ना आपका दिमाग अस्थायी कलशों में रहवे नहीं करेगा, क्योंकि जैसे आप दिमाग अस्थायी कर दिए बोर्ड पे, फिर दिमाग आपका टहलते टहलते गांव में चला जाएगा, ठीक है, कहेगा यहाँ रहने दो हम टहल के आ रहे हैं। अब बोलते रहोगे ना तो जाएगा भी तो वापिस लौट के आ जाएगा, हाँ हम कलशों में हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। नहीं बोलोगे चला जाएगा टहलते। अब जो फ्रांस देश है ना, फ्रांस से ही नेपोलियन जाता है लड़ाई करने, कहाँ? रूस। और रूस में रूस के जो लोग होते हैं उनको ना अगर ठंडी के महीने में कोई गया है युद्ध करने, हरा ही नहीं पाएगा, क्योंकि जब रूस का एरिया साइबेरिया वाला पार्ट है, इधर इनके सैनिक आराम से चले जाते हैं, क्योंकि वाकिफ हैं कैसे कहाँ कैसा जलवायु है, कैसा मानसून रहेगा, कैसे वहां का वातावरण है उस समय। लेकिन जो दूसरे देश के लोग होते हैं उनको पता नहीं होता कि यहाँ कैसा कंडीशन। अब कोनो रूस में गया ना, और खास तौर यहाँ साइबेरिया में चला गया, और कोनो पंडित जी टाइप के आदमी ठहर गए, तो जानो गड़बड़ है उनके लिए। रीजन क्या है कि वो कह दिए वहां पे ना कि हम सीधे शाकाहारी हैं, कबो जीव जंतु नहीं खाएंगे। कहेगा अच्छा, बताएंगे जो नहीं खाते हो तो यही से बताएंगे ना कि हमारे बाप दादा नहीं खाए, हम खाएंगे मांस मछली। ठंडिया कहेगा तुम्हारे बाप दादा निपट गए, तुमको निपटा दे रहे हैं, रुको। रीजन क्या? बहुत ठंडी, इधर गेहूं चावल बहुत कम होता ही नहीं, पूरा ठंडे ठंड रहता है, इसलिए मांस यहाँ खाना कंपलसरी है। ऊपर से यहाँ दारू पीना भी बहुत जरूरी है। कोनो जाओगे पूरे यूरोप वाले कंट्री में और कहूँ कह दिया यहाँ पे हम दारू नहीं पियेंगे, ठंडिया कहेगा तो हम तुमको पी लेंगे, टेंशन मत लो।
अपने यहाँ पीना जरूरी नहीं है, ये सब गलत चीज है, लेकिन उनके यहाँ ये सब जरूरी है, पिएगा वो। भाई यहीं पे नेपोलियन बोनापार्ट पहुंच जाता है युद्ध करने। और जो नेपोलियन बोनापार्ट था ना, इसका मेन मकसद था पूरे यूरोप को जीतना। किसको जीतना? यूरोप को, कि आसपास के जितने देश हैं सबको हम जीतना चाहते हैं। और इसी का इच्छा ये था कि इसका नाश कर दिया। हुआ क्या कि ये ना जैसे जैसे सब देश को कब्जा किया था आसपास, सभी देश में अपना एक विचार रखा कि सबके यहाँ से हमको सैनिक चाहिए लड़ाई करने के लिए। और लगातार 15 साल युद्ध किया। कितने साल? 15 साल। 15 साल युद्ध इतना किया था, इसके सैनिक एकदम थक गए थे। सोच रहे थे यार कभी युद्ध बंद हो जाए, हम लोग भी वापिस चलें अपने घर। लेकिन नेपोलियन बोनापार्ट इतना खतरनाक था, गिलोटिन मशीनियां भी सथोए रखता था कि कहीं सैनिक भाग गए ना तो कहेगा भागो नहीं, सीधे परमानेंट तुम्हें ऊपर ही पहुंचा दे रहे हैं, जाओ अपने घर निवास करो। ठीक है, इसीलिए कोई मार जाता नहीं था इसका पूरा सेना छोड़ करके। जब ये लोग रूस में गए, रूस के लोग वेट कर रहे थे ठंडी का। किसका वेट कर रहे थे? ठंडी का। हाल ही में देखिएगा यूक्रेन और रूस का मार चला है, तब तक रूस आराम आराम से मार किया जब तक ठंडी आ नहीं गया। और जैसे ठंडी आए तगड़ा मार किया। रीजन क्या है कि साइबेरिया में ना हवाई जहाज जा पाएगी और ना ही पानी वाली जहाज जा पाएगी, क्योंकि साइबेरिया में पूरा कोहरा कोहरा होता है। अपने यहाँ दिसंबर का महीना चलता है, देखिए समय को दिखबे नहीं करेगा आसमान है कि नहीं, चारों तरफ से अंधेरा रहेगा, जहाजिया ले जाएगा पहाड़ों में लड़ा देगा धुआं से, जाओ। इसलिए यहाँ लड़ाई करना बहुत दिक्कत। अब नेपोलियन बोनापार्ट का लगभग में 15 साल युद्ध करना सबसे खतरनाक साबित हुआ, क्योंकि इस 15 साल में इसके 30 लाख सैनिक मारे गए। कितने लाख सैनिक? 30 लाख। लेकिन इसको आदमी का दिक्कत इसलिए नहीं पड़ता था कि अगल बगल के जितने देश थे सब पे कब्जा कर लिया था, सबके यहाँ से सैनिक मंगवाता था, लड़ते रहते थे लोग। 30 लाख लोग जब मारे गए ना, एक बार ये युद्ध करने पहुंच गया रूस, और रूस में ही युद्ध हुआ वाटरलू का। कौन सा युद्ध? वाटरलू। और वाटरलू युद्ध में ये लोग हार गए, नेपोलियन बोनापार्ट हार गया। अब आपसे प्रश्न पूछेगा कि बताइए नेपोलियन बोनापार्ट का पराजय किस सन में हुआ? 1815 में। कौन से सन में? 1815 में। अब 1815 में जैसे नेपोलियन बोनापार्ट हारा ना, जितने देश के ऊपर ही कब्जा किया था फिर से अलग अलग टुकड़े में टूट गए। पहले फ्रांस के कब्जे में थे, लेकिन जैसे मर गए पूरा टूट ही गया। आप अपने घर में भी देख लीजिएगा, जब तक आपके दादाजी हैं ना तब तक आपके चाचा यक्के में रहेंगे, लेकिन जिस दिन आपके दादा नहीं रहेंगे उस दिन बांट बांट के पूरा घर इधर उधर कर देगा। बारंदा इधर से, मुहारा इधर से, लेटरिन इधर से, बाथरूम उधर से, पता लगे 2 लोग खेते में चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, घर वहीं बना लो। ठीक है, क्योंकि दादाजी रहते हैं बोलते रहते हैं कि अगर कहीं बांटे ना तो यक्को बिगहा देव ना, इसलिए डरता है कि नहीं बांट लेंगे बड़ी गड़बड़ होगी। या बड़े भैया घर में हैं और तनी खतरनाक टाइप के उठा उठा के पटकने वाले, तब वो नहीं बांटेगा, क्योंकि जानता है बड़का हुआ बड़ी मार मारेगा अगर बांट लिए तो। इसीलिए मान लीजिए देवी जी उनकी कहती भी होंगी ना कि बांट लीजिए, तुम तो अरे बड़े भैया जान पाई ना तुम्हें तो पटकवे करिए, हम उठाए उठाए पटकिए, ये नाते हम ही सब ना ही जाप कहा तू ही जाओ कहो, जावे नहीं करेगी। अब हुआ क्या ना, नेपोलियन बोनापार्ट जैसे ही मर जाता है पूरे फ्रांस के कई टुकड़े हुए, और फिर यहाँ फिर से सत्ता दूसरे दूसरे हाथ में गया, और दो कटघरी के लोग निकल के आए। एक का नाम रखा गया रूढ़िवादी। पहले का नाम क्या रखा गया? रूढ़िवादी। और दूसरे का नाम था उदारवादी। रूढ़िवादी और कौन से वादी? उदारवादी। इनका काम चलने लगा 1830 से लेकर के और मतलब आगे तक। वैसे 1815 से ही ये सब काम शुरू हो गया था, पूरा 30 और 48 तक चला। हुआ क्या, एक आदमी का नाम उदारवादी, दूसरे का नाम क्या था? रूढ़िवादी। जो रूढ़िवादी लोग थे इनका मानना था, जो रूढ़िवादी थे ना इनका मानना था कि जो राजा हुए थे पहले उन्हीं लोगों के वंशज के किसी को राजा बनाते चलिए, जो पहले धार्मिक रूप से चला है उसको ही चलाते रहिए, मैंने जैसे शासन सत्ता चल रहा था वैसे चलाइए, लेकिन उसमें बदलाव मत करिए जैसे। और दूसरे उदारवादी थे। उदारवादी का मतलब था कि जल्दी परिवर्तन करिए, नया चीज आना चाहिए, नया चीज आना चाहिए। मान लीजिए आपके घर में 2 प्रकार के आदमी, एक आपके दादाजी और एक आपका भाई। अब दादाजी जो घर पे है ना वो सोच रहे हैं कि भैया कौनो दिक्कत हो, दूसरे कास्ट का शादी वादी नहीं होना चाहिए, भले ही अपने कास्ट का हो, चुरैले का है ना हो, लेकिन अपने हो। लेकिन आपका भाई होगा तो क्या कहेगा, फट चुरैले करबे ना करे। लेकिन आपका दोस्त होगा ना उदारवादी में, कहे कौनो दिक्कत नहीं, रिचार्ज हम कराए दे, टेंशन ना ले तू। समस्या क्या है, दोनों लोग का सोच अलग अलग है। जो दादाजी हैं वो सोचते हैं कि यक्को दाना समाज में हमारा इंसल्ट होना नहीं चाहिए, लेकिन जो आपका दोस्त है उसको इंसल्ट पता नहीं, ये सबका चीज होता है। तो उसको लग रहा है ना जैसे रोजे हमारा सेवा होता है वैसे वो होता है,
कोई दिक्कत नहीं है। एक नॉर्मल लड़के का घर में सेवा कौन है, कहाँ गई रे, क्या करते रे, और दादाजी को तनी कहीं घर पे कोई बोल के देख दे कहाँ गई रे, मतलब जिस मुंह से निकला है कहाँ गई रे ना, वो सुबह मुंह खुलेगा ही नहीं। बस सिर्फ घर पे आपके पापा सुन ले या मम्मी सुन ले, लेकिन लड़का का इज्जत उतना होता है, नहीं होता है। अब हुआ क्या कि जो रूढ़िवादी थे ये चाहते थे कि जो राजा पहले थे ये लोग ही आकर के फिर से उन्हीं के वंशज के लोग पूरे राजतंत्र को संभाले और कैसे वैसे करके देश को चलाएं। उदारवादी चाहते थे कि नहीं भैया लोकतंत्र आ जाए, कोई प्रधानमंत्री बन जाए, कोई राष्ट्रपति बन जाए, देश को चलाए। ये दोनों का अंतर था। और भैया आता है सन 1848। कौन सा सन? 1848। पूरे फ्रांस के क्रांति में दो लोग का भूमिका बहुत ज्यादा था। एक तो किसान लोगों का जो टैक्स दे रहे थे, पूरा देश के लिए कुछ कर रहे थे। दूसरा वहां की महिलाएं। दूसरी लोग कौन सी थी? महिलाएं। किसान का हालात तो धीरे धीरे सही हो रहा था, लेकिन मुसीबत महिलाओं पे था। महिलाओं को कोनो अधिकार नहीं था, महिला को वोट देने का भी अधिकार नहीं था, समाज में बोलने का भी अधिकार नहीं था। इसीलिए जब कोनो सभा लगती थी ना, महिला सब टुकुर टुकुर पिछवाड़े से देखती रहती थी, हमरो बात होगा कि नहीं। अब बोलने वाला इजाजत ही नहीं था कि आप भी बीच में बोलिए। और आ जाता है सन 1843। कौन सा सन? 1843। महिलाओं ने भैया क्रांति कर दिया कि अब हमको भी अधिकार चाहिए बोलने का। इतना इतना लड़ाई हो गया, हम लोग इतना इतना सहयोग किया, हमारा दूर दूर तक कमनो नामे नहीं है। महिलाओं को भी वोट देने का अधिकार। प्रोसेस कब आया? 1843 में। लेकिन फाइनली उनको अधिकार मिल कब गया? 1848 में। कब मिला? 1848 में। और 1848 में ही फ्रांस को मिल गया आजादी। 1800 कौन सा सन चला था? 48। कहेगा कि फ्रांस को राजतंत्र कब बनाया गया? राजतंत्र कब बनाया गया था? लुई सलामा के काल में 1774 में। जबकि लोकतंत्र कब बनाया गया? 1848 में। 3-4 चीज विशेष है जो इस चैप्टर से है, उसको याद रखना। पहला, जब ये 1789 का क्रांति हुआ था, उस समय राजा कौन था? लुई सलामा। कौन से राजा थे? भैया को बोलना बहुत जरूरी। कौन से राजा थे? सबसे खतरनाक राजा कौन बन गया? नेपोलियन बोनापार्ट। कौन बना? नेपोलियन बोनापार्ट। वही कौन सा संहिता लाया था? नागरिक संहिता। कौन सा संहिता लाया? नागरिक संहिता। कहेगा लुई सलामा को फांसी कब दिया गया? 1793। कौन से सन में? 1793। वैसे उसको फंसिया हुआ नहीं था, गिलोटिन मशीनिया में ही बाला गया था, राजा को भी और रानी को भी। लेकिन कहेगा किसमें फांसी हुआ था? 1793 में। कहेगा नागरिक संहिता कब आया? 1804 में। पूछेगा प्रश्न, नेपोलियन बोनापार्ट किस देश से संबंधित है? कौन से देश से? फ्रांस। इतनी चीज समझ गए? नेपोलियन बोनापार्ट का मृत्यु कब हुआ था? 1815 में। किस सन में? 1815 में। किस देश पे आक्रमण करने गया था? रूस। रूस में आक्रमण करने से पहले मुसीबत कौन सी झेलनी है? ठंडी। कौन सी झेलनी है? ठंडी। यहाँ सैनिक मारे ना मारे, ठंडिया पहले ही मार देगा। समस्या है, ठंडी से बचबे नहीं करेगा आदमी। पहले ठंडी में बच जाइए, भूख प्यास से बच जाइए, फिर इससे सबसे युद्ध करो। उसी युद्ध में पता लगे कोहरा में ही निपटा देगा आधा आदमी। इसलिए यहाँ बड़ी मुसीबत है भैया। जब ये 1848 में फ्रांस को लोकतंत्र में परिवर्तन कर दिया गया, फिर एक मुसीबत और आया, और वो मुसीबत था अलग अलग राज्य बटे हुए थे। क्या बटे हुए थे? अलग अलग राज्य। और पूरे देश में, पूरे यूरोप में एक मुहिम सा चल गया, और उसी का नाम रखा गया है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। जो अभी तक पढ़े हो, ये कक्षा 9th का है, अपने वाले पाठ में लगा हुआ है। क्योंकि जब ये वाला फ्रांस की क्रांति नहीं समझ पाते तो ये बात नहीं समझ पाओगे। अब असली पाठ यहीं से शुरू होगा कि यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। राष्ट्रवाद का मतलब है कि कोई ऐसा क्षेत्र जहां पे एक संस्कृति के लोग रहते हो। कैसे संस्कृति? एक संस्कृति, एक के जैसा भाषा हो। दूसरा, उनको अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम हो। किसके प्रति प्रेम हो? राष्ट्र के प्रति, कि हमारा ये क्षेत्र है, हमारा ये प्रांत है, ये हमारे लोग हैं। उसी चीज को कहा गया है यूरोप में कौन सा वाद? राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद का मतलब किससे प्रेम? राष्ट्र से। किससे प्रेम? राष्ट्र से। 2 नंबर सीट के बीच वाले भाई जो बीचवा में बैठे, तीसरे वाले, अब पीछे मत देखो, तुम वहीं काहे इतना उदास हो? हैं? अरे मार फ्रांस में हुआ है, घर पे नहीं। टेंशन मत लो। पता लगे कि सोच रहा है बेचारा कि इधर क्लास में क्रांति चल रहा है, कहीं रिजल्ट गड़बड़ हुआ तो घर में क्रांति आ जाएगी। है, टेंशन नहीं लेना है, रिजल्ट आएगा, उससे पहले हम हैं ना। ये तो आज 2-3 दिन में समाप्त हो जाएगा, फिर नया आएगा। काहे टेंशन ले रहे हैं आप, इतना उदास हैं? भैया जब
फ्रांस की क्रांति समाप्त हुआ, यहाँ पे राजतंत्र से लोकतंत्र आ गया, फिर एक मुसीबत और आई, और वो दूसरे टॉपिक का नाम है जर्मनी में एकीकरण। किसमें एकीकरण? जर्मनी। जब पाठ पढ़ोगे मिलेगा आगे, जर्मनी में एकीकरण। अब जो जर्मनी देश है, जर्मनी का ही राजधानी है बर्लिन। जर्मनी की राजधानी कहाँ है? बर्लिन। राजधानी इसलिए जरूरी है क्योंकि पेपरवा में पूछ लेता है, कहेगा फ्रांस की राजधानी कहाँ है? पेरिस। फ्रांस की राजधानी कहाँ है? पेरिस में। जबकि जर्मनी की राजधानी कहाँ है? जर्मनी की राजधानी कहाँ है? उस समय जर्मन नाम था। क्या नाम था? जर्मन। और यहीं पे हुआ क्या कि जर्मनी भी कई भागों में बटा हुआ था, कईयों भाग थे इसके जर्मनी के, और यहीं पे एक पड़ोसी देश है, उसका नाम था पर्सिया, और आधा नाम उसका परसा भी है। ठीक है, ई पर्सिया नहीं, रेलवे स्टेशन वाला, पता लगे चले जाओ कह दो हम जर्मनी दूसरे विदेश में आ गए। ई पर्सिया अलग है, वो पर्सिया अलग है। अब हुआ क्या ना, पर्सिया में ही एक आदमी का जन्म हुआ था 1815 ईस्वी। कौन से ईस्वी? 1815 में। उसका नाम था ऑटोमन बिस्मार्क। ऑटोमन बिस्मार्क। इसका ना 1815 में जन्म हुआ, और ये धीरे धीरे आदमी बड़ा हुआ, और इसके दिमाग में एक बात चल रहा था कि हमको कौन सा वाद लाना है? राष्ट्रवाद। कौन सा वाद? राष्ट्रवाद। जैसे अपने यहाँ एक बात हमेशा चलता है, अखंड भारत। कैसा भारत? अखंड। अखंड भारत का मतलब होता है एक जैसा भौगोलिक क्षेत्र, एक जैसा विचार, एक जैसे भाषा, एक जैसे रहन सहन। ऐसे इनके यहाँ भी था कि अब जो जर्मनी है, जर्मनी को इकट्ठा करना है, क्योंकि जर्मनी के एक ही भाषा के लोग थे, एक ही कास्ट के लोग थे, लेकिन कईयों टुकड़ा में बटे हुए थे। कुल मिला के 39 टुकड़ा। कितना टुकड़ा? 39। पहले सब एक लोग एक तरफ से, सब लोग पहले सीधे बैठो, टेढ़े मेढ़े बैठे रहोगे, दिमाग कोई काम नहीं करेगा। कौन से देश के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं? जर्मनी। जर्मनी का एकीकरण। किसका एकीकरण? जर्मनी। जबकि इसका राजधानी कहाँ है? बर्लिन। जर्मनी की राजधानी कहाँ है? बर्लिन। एक आदमी था, उसका नाम था ऑटो बिस्मार्क। क्या नाम था? ऑटो वान बिस्मार्क पूरा नाम है इसका। ठीक है, लेकिन हम लोग बिस्मार्क पढ़ लेते हैं, बिस्मार्क। अब ये ऑटोमन बिस्मार्क जो है, इनका जन्म हुआ पर्सिया में, और जब इनका जन्म हुए, धीरे धीरे बड़े हुए, इन्होंने ना एक आदमी को बुलाया और उनको राजा बनवाए। उनका नाम था विलियम द्वितीय। क्या नाम था? विलियम द्वितीय। जो विलियम द्वितीय थे, इनको इन्होंने राजा बनाया। ऑटोमन बिस्मार्क को प्रधानमंत्री बनाया गया था उसी के समय में। और ऑटोमन बिस्मार्क को एक बात का बहुत कष्ट था कि जो जर्मनी है, इसके एक ही भाषा के लोग हैं, एक ही कास्ट के लोग हैं, लेकिन 39 टुकड़ों में बटे हैं। कितने टुकड़ों में? 39। उसी 39 टुकड़ा को इकट्ठा करने के लिए ऑटोमन बिस्मार्क बहुत मतलब मेहनत की है। कई बार तो इन्होंने युद्ध भी लड़ा, और इनकी एक नीति थी, उसी नीति का नाम है लौह और रक्त की नीति। लौह और रक्त की नीति। ऑटोमन बिस्मार्क का विचार था ना कि जब तक आदमी को पीटा नहीं जाएगा तब तक इसका दिमाग सही नहीं होगा। जैसे अपने भारत में एक समय ऐसा था कि पूरा भारत कईयों रियासत में बटा हुआ था, बहुत सारा रियासत। माने एक इधर से राजा है, दूसरे क्षेत्र में चल जाओ वो एक राजा बैठा है, तीसरा क्षेत्र अलगे राजा। मतलब ना तो एक देश है, ना ही एक संविधान है, ना ही एक ध्वजा है। मतलब कईयों राजा, कईयों देश, कईयों संविधान। उस अपने भारत को इकट्ठा करने के लिए लाया गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल को। किसको लाया गया? सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसीलिए उनकी यूनिटी या स्टेच्यू ऑफ यूनिटी रखा गया है गुजरात में, बड़का वाला बना करके, क्योंकि उन्होंने पूरे देश को क्या कर दिया? इकट्ठा। ऐसे ना जर्मनी को इकट्ठा करने का काम कौन किया? ऑटो बिस्मार्क। पहला प्रश्न, जर्मनी किस महाद्वीप पे है? कौन से महाद्वीप पे? यूरोप महाद्वीप पे। और इसकी राजधानी कहाँ है? बर्लिन। पूरे जर्मनी को इकट्ठा किया कौन? ऑटो बिस्मार्क। इसका जन्म हुआ कब? 1815। कब? 1815 में। 1815 इसलिए भी जनवरी है, ये पूरा जरूरी हो जाएगा, क्योंकि जो ये 1815 ईस्वी में नेपोलियन बोनापार्ट का क्या हो गया था? पराजय, मृत्यु हो गया। हमें लग रहा है ये तो नहीं फिर से जन्म ले लिया ऑटोमन बिस्मार्क बन के। अब हुआ क्या ना, ऑटोमन बिस्मार्क पूरे जर्मनी का कितना खंड था? 39। कितने खंड? 39। 39 टुकड़ा था, अलगे संविधान, अलगे नियम कानून, अलगे इसका सब कुछ चलता था। ऑटोमन बिस्मार्क का जो नीति था उसका नाम था लौह और रक्त की नीति। किसकी नीति? लौह और रक्त की नीति। लौह और रक्त की नीति का मतलब होता है कि भैया
तलवार उठाओ और अगर ना माने काट दो। ठीक है, जो ऑटोमन बिस्मार्क था वो कह रहा था कि अगर आप जर्मनी में मिलोगे नहीं तो ये मत सोचना हम बहुत ज्यादा चिरौरी करेंगे, उठाएंगे तलवार काट के रख देंगे, क्योंकि इसके पास बहुत सारा सैनिक भी थे लड़ाई करने में। वो धीरे धीरे इकट्ठा करते करते सन आ गया 1861। कौन सा सन? 1861। 61 में ही ऑटोमन बिस्मार्क ने जर्मनी का सहयोग करना शुरू किया। प्रश्न पूछेगा कि जर्मनी एकीकरण में सबसे बड़ा योगदान किसका है? कौन से आदमी का? ऑटोमन बिस्मार्क का। और कौन नीति अपनाया था? लौह और रक्त की नीति। लौह और रक्त की नीति। इसका मतलब क्या हो गया? अगर आप समझोगे नहीं तो क्या किए जाओगे? काटे जाओगे। इसलिए इसने कहा था कि जर्मनी में क्या कर जाना है? मिल जाना है। जितना 39 खंड है इसको किसमें मिला देना है? जर्मनी में। और पहला इसने युद्ध किया 1862 में। कब कर दिया ये? 1862 में। 1862 युद्ध में ही ये डेनमार्क से युद्ध कर लिया। किससे युद्ध कर लिया? डेनमार्क से। डेनमार्क कहा कि हम भैया अलगे रहेंगे। अब अलग है जर्मनी से डेनमार्क, लेकिन उस समय कहा हम अलग रहेंगे। और पहला युद्ध इसने कर लिया डेनमार्क से 1862 में। फिर इसने देखा और कौन अलग कर रहा है हमारे देश को, और इसको दूसरा आदमी मिल गया ऑस्ट्रेलिया। कौन सा देश? ऑस्ट्रेलिया। यह ऑस्ट्रेलिया और पर्सिया वही देश है जहां लुईस लामा का शादी हुआ था। ठीक है, इसको भी कब्जा किया 1864 में। कौन से सन में? 1864 में। 1864 में फिर से पर्सिया को भी कब्जा कर लिया। और लास्ट में आता है कौन सा देश? जर्मनी और पर्सिया का दोनों मिला के ऑस्ट्रेलिया पे 1871 में। अब प्रश्न पूछेगा, कहेगा ये बताइए कि जर्मनी का एकीकरण हुआ कब है? 1870 में। कौन से सन में? 1870 में। बस ये चारे पॉइंट आपको याद रखना है कि पूरे जो जर्मनी है, जर्मनी किस महाद्वीप पे है? यूरोप में। किस महाद्वीप पे? यूरोप में। जर्मनी की राजधानी कहाँ है? बर्लिन। किस जगह पे? बर्लिन। जो जर्मनी था ये कितने भागों में बटा था? 39। कितने भागों में? 39 भागों में। इसको इकट्ठा करने का काम कौन किया? ऑटोमन बिस्मार्क। ऑटोमन बिस्मार्क। अब पूछेगा ऑटोमन बिस्मार्क का सबसे खतरनाक नीतियां कौन सा था? लौह और रक्त की नीति। अगर मतलब समझाए से मान गए तो ठीक है, नहीं क्या करना पड़ेगा? तलवार का और आपके रक्त का संबंध बनाना ही पड़ेगा, इसीलिए निपटाएगा अच्छे से। ठीक है, आगे प्रश्न पूछेगा कि इसका एकीकरण हुआ कब? 1871 में और 70 से 71 में। 1870 से 71 में इसकी एकीकरण जर्मनी का। कौन से देश का? जर्मनी का। इसके बाद हम लोग एक और एकीकरण पढ़ेंगे और उसका नाम है इटली का एकीकरण। किसका एकीकरण? इटली। लेकिन ये बात जरूर याद रखना, क्योंकि ऑटोमन बिस्मार्क से प्रश्न पूछता है कि ऑटोमन बिस्मार्क का संबंध किस देश से है? जर्मनी से। किस देश से? जर्मनी। कहेगा कि लौह और रक्त की नीति चालू कौन किया? ऑटोमन बिस्मार्क। कहेगा कि किस देश का 39 टुकड़ा था? जर्मनी का। किस देश का? जर्मनी। कहेगा बर्लिन कहाँ की राजधानी है? अभी भी है ये, बाकी कल।